इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 हिंदी बुक संचयन भाग 1, जिसका हम पढ़ रहे हैं तीसरा अध्याय कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। मतलब कुल्लू कुम्हार क्या बनाता है। लेखक का नाम है के विक्रम सिंह, जो लिखते हैं कुल्लू कुम्हार की ऊनाकोटी। तो चलिए इस पर रोशनी डालते हुए देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। ध्वनि में यह अद्भुत गुण है, ध्वनि में यह अद्भुत गुण है। मतलब हर आवाज में कुछ ना कुछ नया, चाहे अद्भुत, आदर्श और आपको सूक्ष्म बहुत प्रकार के गुण पाए जाते हैं। ध्वनि एक तरह से इलाज है। चिड़िया का आवाज, पानी का आवाज, हवा का आवाज, झरना का आवाज, पहाड़ का आवाज, आसमान से जो हवा चलता है उसका आवाज, पहाड़ से जो हवा आता है उसका आवाज, पेड़ टकराने का, बिजली कड़कने का, ओम, हम, खम, गम, ये सब ध्वनि जो उत्पन्न होता है उसका अलग अलग प्रकार होता है कि एक क्षण में ही वह आपको किसी दूसरे समय संदर्भ में पहुंचा सकती है। ध्वनि में ये ताकत है कि आपका मन कैसा भी हो, लेकिन आपको मन को बदला जा सकता है ध्वनि के माध्यम से। मैं उनमें से नहीं हूं जो सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे तक तैयार हो लेते हैं और फिर लोधी गार्डन पहुंचकर मकबरों और मेम साहबों की सोहबत मतलब उनकी खातिरदारी में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। मतलब उनकी सेवा में लंबी सैर पर निकल जाते हैं। मैं आमतौर पर सूर्योदय के साथ उठता हूं। जब सूर्योदय होता है 6 बजे 5 बजे के करीब में, अपनी चाय खुद बनाता हूं और फिर चाय और अखबार लेकर लंबी अलियासी सुबह तक, जो अलसाई सुबह का होता है, लगता है कि थोड़ा और सो लूं वैसे, तो अलसाई सुबह का आनंद लेता हूं। अक्सर अखबार की खबरों पर मेरा कोई ध्यान नहीं रहता। यह तो सिर्फ दिमाग को कटी पतंग की तरह यूं ही हवा में तैरने देने का बहाना है। जिस तरह पतंग हवा में बहते रहता है, उस तरह यह पेपर पढ़ने में बहते रहते हैं। मतलब कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। दरअसल इसे कटी पतंग युग भी कहा जा सकता है। जो काम कर रहे हैं, चाय लेकर अखबार पढ़ रहे हैं घंटों घंटों, तो ये कटी पतंग जैसा कहा जा सकता है। इससे मैं अपने लिए काफी ऊर्जादायी पाता हूँ। मतलब अपने शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा पाता हूँ, दुरुस्त पाता हूँ, एकदम उत्सुक पाता हूँ। किस चीज के लिए? आप सही से मतलब देखोगे तो व्यवधान या बाधा खत्म हो जाता है हमारे अंदर से, एकदम ऊर्जा सी आ जाती है। और मेरा दृढ़ विश्वास है कि संभवतः इससे मुझे एक और दिन के लिए दुनिया का सामना करने में मदद मिलती है। रोज पढ़ोगे तो अगले दिन के लिए लड़ने के लिए तुम तैयार हो। इतना जानो आप, एक ऐसी दुनिया का सामना करने में जिसका कोई सिर पैर समझ पाने में अब खुद को असमर्थ पाता हूं। मतलब एक ऐसे दुनिया का सामना करना है जिसका सिर और पैर दोनों को पता करने में मैं असमर्थ, फेल हो गया हूं। मतलब समझो कि आज का जो कलयुग चल रहा है, ना ही इसका सर दिखता है, ना ही इसका धड़ दिखता है, ना ही इसके पांव दिखता है, ना ही इसका अंत दिखता है, ना ही इसका पैर दिखता है। कैसे? कलयुग में लोग किस किस प्रकार के होते हैं ये किसी को नहीं पता। ऐसे तो हर युग में ऐसा लोग होता है, लेकिन कलयुग में ज्यादा भ्रष्ट लोग होते हैं। सभी हाल में मेरी इस शांतिपूर्ण दिनचर्या में एक दिन खलन पड़ गया। और जो शांतिपूर्ण मेरा दिनचर्या चल रहा था आराम से, उसमें एक दिन खलन पड़ गया। तेज आवाज को कान फोड़ गया। मतलब एक तेज आवाज सा आया जिसके वजह से मेरा मतलब ध्यान भटक गया। मैं जगह एक ऐसी कानफाड़ू, बहुत तेज आवाज, कानफाड़ू आवाज से जो तोप दागने और बम फटने जैसी थी। यह जॉर्ज डब्ल्यू बुश और रदाम हुसैन की मेहरबानी से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। किसके? गोया जॉर्ज डब्ल्यू और बुश और सदाम हुसैन के मेहरबानी, उनके वजह से एक नया युद्ध चालू होने वाला था। खुदा का शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, युद्ध नहीं शुरू हुआ। दरअसल यह तो महज स्वर्ग में, कहा? महज स्वर्ग में, ये देख लो, महज स्वर्ग में चल रहा देवताओं का कोई खेल था, जिसकी झलक बिजलियों की चमक और बादलों की गरज के रूप में देखने को मिली। मतलब बिजली चमका था।
इसलिए उनको बहुत तेज का आवाज सुनाई दिया। मैंने खिड़की के बाहर झांका, आकाश बादलों से भरा था, जो सेनापतियों द्वारा त्याग दिए गए सैनिकों की तरह अनंत में एक दूसरे से टकरा रहे थे। मतलब समझो कि सेनापति छोड़ दिया सैनिकों को कि जाओ अब आनंद करो, अनंतक एक दूसरे से अपना मेल मिलाप करो। वैसे ही ये बादल एक दूसरे से मेल मिलाप कर रहे हैं। विक्षिप्तो, विक्षिप्तो का मतलब होता है पागल। तब विक्षिप्तों के तरह आकाश को भेद देने वाली तरित के अलावा जाड़े की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय असल सुबह का ठंडा भरा आकाश भी था। मतलब देखो, एक तो पागलों की तरह आकाश आपस में टकरा कर एक तर्रान मतलब एक ध्वनि पैदा कर रहा था बिजली का, और एकदम गरजता है ना बादल, दम पूरा एकदम गरजते रह जाता है। तो उस तरह आलस्य सुबह, ठंडा का जो सुबह होता है कितना आलसपन का होता है, जो प्रकृति के तांडव को एक पृष्ठभूमि मुहैया करा रहा है। एक गर्जन जो था उनको त्रिपुरा में भी देखने को मिल गया था, क्योंकि वहां पर जब शाम का समय था तो ऐसा ही बिजली चमक रही थी, इसलिए इनको वो दिन याद आ जाता है। दिसंबर 1999 में ऑन द रोड शीर्षक से 3 खंडों वाली एक टीवी श्रृंखला मतलब क्या, टीवी श्रृंखला बनाने के सिलसिले में मैं त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था। कहाँ पे? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला गया था टीवी श्रृंखला को बनाने के लिए। इसके पीछे बुनियादी विचार त्रिपुरा की समूची लंबाई, जो लंबाई आकार जो उसका है, लंबाई में आर पार जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, एक से दूसरे तरफ जाने का राजमार्ग जो था, राजमार्ग 44 से यात्रा करने और त्रिपुरा की विकास संबंधित गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का था। मतलब उसके बारे में जानकारी देना था। किसको जानकारी देना था? सरकार को ही देना था ना, गतिविधियों का। त्रिपुरा भारत के सबसे छोटा राज्यों में से एक है। 34% से ज्यादा की इसकी जनसंख्या, 24% से ज्यादा इसकी जनसंख्या वृद्धि दर भी खासी ऊंची है, और 24% जनसंख्या वृद्धि दर भी बढ़ गया है। कितना? 34 है। 3 तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। कहां से? बांग्लादेश से। और शेष भारत के साथ इसका दुर्गम जुड़ाव उत्तर पूर्वी सीमा से सटे मिजोरम और असम के द्वारा बनता है। सोनामुरा, यहां से आप देखो, सोनामुरा, बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर जैसे त्रिपुरा के ज्यादातर महत्वपूर्ण शहर बांग्लादेश के साथ इसकी सीमा के करीब है। मतलब इसके सीमा के करीब कौन कौन है? सोनामुरा और बेलोनिया, सबरूम और कैलाश शहर। मतलब बांग्लादेश से सटा हुआ है इसका 3 जिला, शहर इसको बोल सकते हैं। यहाँ तक कि अगरतला भी सीमा चौकी से महज 2 किलोमीटर पर है, और अगरतला जो है शहर, वो सीमा चौकी से करीबन 2 किलोमीटर ही दूर है बस। बांग्लादेश से लोगों की अवैध आवक यहाँ जबरदस्त है। मतलब बिना मतलब का अवैध, गलत तरीके से भारत में आना, ये वहाँ पर जबरदस्त चलते रहता है, और इससे यहाँ सामाजिक स्वीकृति भी हासिल है। यहाँ की असाधारण जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण यही है। असम और पश्चिमी बंगाल से भी लोगों का प्रवास यहाँ होता है। कहाँ से? पश्चिमी बंगाल और असम से भी लोगों का प्रवास यहाँ पर होता है त्रिपुरा में। कुल मिलाकर बाहरी लोगों की भारी आवक ने जनसंख्या संतुलन को स्थानीय आदिवासियों के खिलाफ ला खड़ा कर दिया है। जितना भी स्थानीय आदिवासी थे उसके खिलाफ, उसके बराबरी में आ गए हैं। कहाँ के? असम, बंगाल, बांग्लादेश के लोग आकर वहां पर रहने लगे हैं। इसलिए वहां के स्थानीय लोगों के आबादी के बराबर का संतुलन हो गया है वहां पर। यह त्रिपुरा में आदिवासी असंतोष की मुख्य वजह है। ये जो त्रिपुरा आदिवासी जो है, उनके असंतोष, वो संतुष्ट नहीं रहते हैं। ये मुख्य वजह है कि बाहर से लोग वहां पर आकर रहने लगे हैं।
पहले 3 दिनों में मैंने अगरतला और इसके इर्द गिर्द शूटिंग की, जो कभी मंदिरों और महलों के शहर के रूप में जाना जाता था। वहां पर शूटिंग चल रहा था। उजैंता महल, वहां पर एक उजैंता महल है। उजैंता महल अगरतला का मुख्य महल है, ठीक है, जिसमें अब वहां की राज्य विधानसभा बैठती है। पहले नहीं था, लेकिन अब राज्य विधानसभा उसी अगरतला महल में बैठती है, जिसको उजैंतम महल कहा जाता है, उजैंत महल। राजाओं से आम जनता को हुए सत्ता हस्तांतरण, मतलब राजाओं से जो लोकतंत्र में आया है सत्ता बदलकर, यह महल अब नाटकीय रूप में प्रतिकृत करता है। मतलब अब ये महल जो बदल गया है, राजा के हाथ से निकल गया है, हस्तांतरण हो गया है, मतलब उनका सत्ता खत्म हो गया है। तो ये सारा काम प्रतिकृत मतलब क्या, आप शूटिंग वगैरह में, धारावाहिक बनाने में ये सब महल का इस्तेमाल होता है, इसका फोटो लेकर, और बहुत बड़े बड़े मतलब इसका काम किया जाता है। जैसे में सभा हो गया, जनसभा हो गया, फिल्म शूटिंग हो गया, सीरियल शूटिंग हो गया। तो ऐसे इसे भारत के सबसे सफल शासक वंश, जो सबसे सफल शासक वंश में से एक, लगातार 183 क्रमिक राजाओं वाले त्रिपुरा के माणिक्य वंश का दुखद अंत ही करेगा। अब देखो, ये सफल शासक वंश थे, और कौन से शासक वंश थे? माणिक्य वंश। माणिक्य वंश का दुखद अंत हो गया, जिसकी वजह से ये साम्राज्य खत्म हो गया। नहीं तो ये साम्राज्य करीबन 183 राजाओं, उसी परिवार के 183 राजाओं ने वहां पर राज किया है। मतलब समझ रहे हो, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था ये। त्रिपुरा में लगातार बाहरी लोगों के आने से कुछ समस्याएं तो पैदा हुई है, लेकिन इसके चलते यह राज्य बहुधार्मिक समाज का उदाहरण भी बना है। जिसके वजह से देखो, यहाँ पर कुछ समुदायों में थोड़ी समस्या भी है, लेकिन बहुधर्मिक, यहाँ अनेकों धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं। यही इसकी उदाहरण है त्रिपुरा की। त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जातियों और विश्व के 4 बड़े धर्मों के 4 बड़े धर्म कौन कौन? त्रिपुरा में 19 अनुसूचित जाति रहते हैं और विश्व के 4 बड़े धर्मों का प्रतिनिधित्व मौजूद है। अगरतला के बाहरी हिस्से, जो अगरतला का बाहरी हिस्सा है, वहां पर प्रचारथल, वहां पर जगह है जहां पर मैंने सुंदर बौद्ध मंदिर देखा। पूछने पर मुझे बताया गया कि त्रिपुरा के 19 कबीलों में से 2 ने इसे बनवाया है, जिसका नाम है यानी चकमा और मुग महायानी। मुग महायानी बौद्ध हैं, उन्होंने ही इसे बनवाया है। ये कबीले त्रिपुरा में वर्मा या म्यांमार, वहां पर वर्मा और म्यांमार से चटगांव के रास्ते चटगांव के रास्ते आए थे। बर्मा और म्यांमार के रास्ते, चटगांव के रास्ते, मतलब चटगांव होते हुए वो लोग यहाँ पर आए थे। दरअसल इस मंदिर का जो मुख्य बुद्ध प्रतिमा भी 1930 के दशक में रंगून से लाई गई थी। कहाँ से? रंगून देश से इसकी मुख्य प्रतिमा लाई गई थी, जो सामने आपको दिखता है, वो भी 1930 में। अगरतला में शूटिंग के बाद हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पकड़ा और टिलियामुरा कस्बे में पहुंचे, जो दरअसल कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। आज वो गांव भी बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मुलाकात करते हैं हेमंत कुमार जमातिया से हुए, जो यहाँ के एक प्रसिद्ध लोक गायक हैं और वहाँ के प्रसिद्ध लोक गायक, फेमस सिंगर, और जो 1996 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं। 1996 में संगीत नाटकीय अकादमी हुआ था, उससे इनको पुरस्कार भी मिला है। हेमंत कोकबारोक बोली में गाते हैं, जो त्रिपुरा के कबीलाई बोलियों में से है। ये त्रिपुरा के ही भाषा में वो वहाँ पर गीत गाते हैं। जवानी के दिन में वे पीपुल्स लिबरेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के कार्यकर्ता थे।
जब वो जवान थे तब पीपुल्स लिबरेशंस ऑर्गेनाइजेशन के ये कार्यकर्ता भी रह चुके थे, लेकिन जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तब ये हथियारबंद संघर्ष का रास्ता छोड़ चुके थे। मतलब हथियार से लड़ने का रास्ता ये छोड़ चुके थे और चुनाव लड़ने के बाद जिला परिषद के सदस्य बन गए। और उसके बाद चुनाव हुआ, चुनाव लड़े, फिर जिला परिषद के सदस्य ये बन गए और जिला परिषद के सदस्य बनने के बाद ही अपना कार्य संभालते रहे, आगे बढ़ाते रहे। जिला परिषद ने हमारी शूटिंग यूनिट, जो हमारी सब टीम थी, उसके लिए एक भोजन का आयोजन किया। यह एक सीधा साधा खाना था, एकदम नॉर्मल खाना था, सीधा एकदम साधारण। जैसे सम्मान और लगाव, जैसे सम्मान और लगाव होता है ना कि हम आपके सम्मान में आपका ये स्वागत करते हैं, चाहे आपसे लगाव है तो करते हैं, लगाव के साथ परोसा गया था। भारत के मुख्य धारा में आई मुहजोर और दिखावेबाजी संस्कृति ने अभी त्रिपुरा के जनजीवन को नष्ट नहीं किया है। त्रिपुरा का जो जनजीवन है उसे नष्ट नहीं किया है, चाहे मुहजोर हो चाहे दिखावेबाजी संस्कृति, कोई भी नहीं कर पाया है। भोजन के बाद मैंने हेमंत कुमार जमातिया से एक गीत सुनने का अनुरोध किया कि स्वामी जी एक गीत सुना दीजिए आप। और उन्होंने अपनी धरती पर बहती शक्तिशाली नदियों, ताजगी भरी हवाओं और शांति का एक गीत गाया। त्रिपुरा में संगीत की जड़ें काफी गहरी प्रतीत होती है, एकदम मतलब लगता है कि जमीन से उठाकर एकदम आप मतलब दिल से निकाल कर उसको बोला जा रहा है। गौरतलब है कि गौर करने वाली बात है कि बॉलीवुड के सबसे मौलिक संगीतकारों में से एस डी वर्मन त्रिपुरा से ही थे। और जो एस डी वर्मन थे सबसे फेमस, सबसे मौलिक संगीतकार बॉलीवुड के, वो भी त्रिपुरा से ही थे। उधर के लोगों का आवाज़ थोड़ा बहुत अच्छा होता है, मनोहर होता है, स्वादिष्ट होता है, खाने में नहीं सुनने में, उसको खाया भी जा सकता है। जैसे इतना मधुर होता है ना संगीत, उन लोगों का लगेगा कि वो जन्नत में आ गए हैं। दरअसल वे त्रिपुरा के राज परिवार के उत्तराधिकारी में से थे और त्रिपुरा का जो राज्य परिवार था उसके उत्तराधिकारी में से वो एक थे, जिनका नाम था एस डी वर्मन, जो त्रिपुरा से थे। आगे का टिलियामुड़ा शहर, इसके बारे में हम भाग नंबर 2 में पढ़ते हैं। तब तक लेते हैं विदा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सेकंड पार्ट भी जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। 24 घंटा के अंदर मैं आपको रिप्लाई दूंगा, मैं खुद से रिप्लाई दूंगा और हमें बेसब्री से इंतजार रहता है आपके कमेंट बाजी का, मतलब कमेंट का।